हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएससी प्री 2024 पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं और ये वीडियो इस डिस्कशन की 10वीं और अंतिम वीडियो है। अगर आपने पिछली 9 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। दूसरा कथन है, हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या फिर तख्तापलट हुआ है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 1 की व्याख्या करता है। अफ्रीका का साहिल क्षेत्र 3860 किलोमीटर का चाप जैसा भूभाग है जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। कथन 1 सही है क्योंकि अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ रही है। कथन 2 भी सही है और कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है क्योंकि इस क्षेत्र में तख्तापलट की भी घटनाएं हुई हैं। वर्तमान में माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और सूडान में सैन्य शासन है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है। दूसरा कथन है, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है, कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात करता है। हाल ही में भारत ने सेब सहित 8 अमेरिकी उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का फैसला किया। वहीं कथन 2 सही है क्योंकि भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों का आयात केवल सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। खाद्य उत्पादों के आयात को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी कि FSSAI 2006 के तहत विनियमित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या की हकदार नहीं होगा या होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, केवल 1। कथन 1 सही है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता। कथन 2 गलत है क्योंकि अध्यक्ष के पास बोलने का अधिकार बना रहता है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि अध्यक्ष प्रथमतः मतदान कर सकते हैं यदि वे सदन के सदस्य हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है। दूसरा कथन है, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है। तीसरा कथन है, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 और 3 या फिर केवल 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी,
1 और 2। कथन 1 सही है क्योंकि लोकसभा में लंबित विधेयक उसके भंग हो जाने पर निरस्त हो जाता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि वह विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना दी है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कथन है, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने का कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2 और 3 या फिर विकल्प डी केवल 3। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 3। कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। राष्ट्रपति सदनों के सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि सत्रावसान आमतौर पर सदन की बैठक के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने के बाद होता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। दूसरा कथन है, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है क्योंकि यूरोपीय संसद ने हाल ही में नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। वहीं कथन 2 गलत है क्योंकि यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2040 तक नहीं बल्कि 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है। वह अपनी स्वयं की स्वच्छ तकनीक विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में भी सफल हुआ है। दूसरा कथन है, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि वेनेजुएला को अभी भी महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वह अपने संकट से पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। बहुत से लोग अभी भी दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। वहीं कथन 2 सही है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति यानी कि कैडस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी
1, 2 और 3। कथन एक सही है क्योंकि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ नया रूप दिया गया और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में परिवर्तित किया गया। कथन 2 भी सही है क्योंकि इस योजना में कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण शामिल है। कथन 3 भी सही है क्योंकि इस पहल में अधिकारों के अभिलेखों का मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण भी शामिल है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसवपूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। दूसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल 2। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो पहला कथन गलत है क्योंकि अभियान के तहत गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में हर महीने की 9 तारीख को लाभार्थियों को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। हालांकि यह योजना प्रसव के बाद 6 महीनों तक देखभाल की गारंटी नहीं देती है। वहीं कथन 2 सही है क्योंकि कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर निजी चिकित्सकों से भी सक्रिय भागीदारी आमंत्रित करता है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। दूसरा कथन है, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तीसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। चौथा कथन है, पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है आपको बताना है। 1, 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2, या फिर 1, 2 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल 2 और 3। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो पहला कथन गलत है क्योंकि योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु समूह 18 से 40 वर्ष है। कथन 2 सही है क्योंकि लाभार्थी योजना में आयु विशिष्ट योगदान करते हैं। कथन 3 भी सही है क्योंकि प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। वहीं कथन 4 गलत है क्योंकि पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित बेटियों पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। तो दोस्तों, इस सीरीज में ये अंतिम वीडियो थी। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य नई सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।